नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा, बॉस्टन से। आज देश को नया राष्ट्रपति मिला। द्रौपदी मुर्मू की कहानी सुनाई जाएगी कि सबसे नीचे होने के बावजूद सबसे ऊंची जगह पहुंच जाना, ये उनकी भी कहानी है। लेकिन ये कहानी नई नहीं है और अपने आप में उन्होंने जो भी आज पाया है वो भारत की कहानी है। हमारे देश में आप तमाम राष्ट्रपतियों को देखें तो सब ने शुरुआत की थी कहीं दूर से, राजेंद्र प्रसाद से लेकर के और आगे तक सबकी शुरुआत केंद्र से, सरकार से बहुत दूर, कहीं गरीबी में, कहीं छोटे से गांव में, हर जगह वहाँ शुरू हुई थी और वो देश में सबसे ऊंची जगह पहुंच सके। प्रधानमंत्री के लिए भी शास्त्री जी का नाम आता है, लेकिन कुछ बातें द्रौपदी जी के लिए, मुर्मू जी के लिए, जो नए राष्ट्रपति बनेंगी 25 जुलाई को, उनके लिए। वो आदिवासी हैं, एमएलए रह चुकी हैं, गवर्नर रह चुकी हैं। उनका नाम शायद लोगों ने कभी सुना नहीं था, उड़ीसा या झारखंड के बाहर। मैंने सुना नहीं था। जैसे भाजपा ने कोविंद जी को हमारे सामने रखा, वैसे ही मुर्मू जी को सामने रखा। कोविंद जी का नाम शायद लोगों को पता नहीं था। जो गवर्नर थे, गवर्नर के नाम पता होते नहीं लोगों को, अक्सर पता नहीं होते। या तो वो ऐसे राजनीतिक होते हैं जो रिटायर हो चुके हैं, या ऐसे होते हैं जो सरकारी काम करके सरकार को खुश करके जगह पा लेते हैं। या गवर्नर कोई बन सकता है जिसको सरकार चाहे बना सकती है। उसके लिए चुनाव नहीं होता, उसके लिए सरकार चाहती है जिसको बना देती है। वो कई बार रिटायर्ड आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, कई बार किसी और सेवा से भी हो सकते हैं, और ज़्यादातर वो रिटायर्ड राजनीतिक होते हैं जिनको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, केंद्र में नहीं रहना है। उनके कुछ दावे होते हैं अपने आपस में, जो सत्ता में नेता हों उनके आसपास उनके दावे होते हैं, उनको लेकर के उनको बना दिया जाता है। तो आपने ना कोविंद जी का नाम सुना था, ना मुर्मू जी का नाम सुना होगा, लेकिन उनकी खूबी ये है कि वो आदिवासी हैं, एमएलए थीं, भाजपा के साथ रही हैं। वैसे नवीन पटनायक सरकार में भी मंत्री पद उनको शायद मिला था, और राज्यपाल थीं झारखंड की। लेकिन आदिवासी हैं, ये उनकी महिला हैं और आदिवासी हैं। तो महिला के नाम पे वो दूसरी राष्ट्रपति हैं। आदिवासी के नाम पे एक तरह से कहिए तो वो पहली राष्ट्रपति हैं। और जब चुनाव होने वाला था तब लगता था कि भाजपा के पास नंबर नहीं है। इसका चुनाव होता है, सांसद और विधायक करते हैं देश भर के, और हर राज्य का अपना अलग नंबर होता है। सब मिला करके एक 10 लाख के आसपास का नंबर आता है। उसमें आधे नंबर मिलने चाहिए जीतने के लिए। भाजपा ने शुरुआत 4-5 महीने पहले की, जब उनके पास नंबर आधे नहीं थे। उसको लेकर के उन्होंने राजनीतिक जो जोड़ तोड़ किए, उनमें बहुत बड़ी, शिवसेना को तोड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। शिवसेना को तोड़ने से जो नंबर उनके विपक्ष में थे वो उनके पक्ष में आ गए, और उन्होंने ऐसा चुनाव किया, ऐसा व्यक्ति चुना आदिवासी होने के नाते। झारखंड में कांग्रेस के पक्ष की सरकार होने के बावजूद वो उसका विरोध नहीं कर पाए, और चूंकि उड़ीसा से थी और आदिवासी थी तो वहाँ की सरकार भी विरोध नहीं कर पाई। तो इस तरह से एक ऐसा प्रत्याशी चुना गया जिसका विरोध करना मुश्किल हो गया। और कहाँ भाजपा के पास करीब 41% वोट थे और शायद उनको 60% मिल गया। दूसरा, विपक्ष की एकता की जो बात है वो अपने आप में एक दिवा स्वप्न है। वो कितनी भी बात करें, लेकिन उनके पास कोई राष्ट्रीय नेता नहीं है। यशवंत सिन्हा माने जा सकते थे, उनका नाम जो है वो राष्ट्र स्तर पे है, लेकिन उनकी अपनी कोई पार्टी नहीं है। उन्होंने तृणमूल ज्वाइन कर लिया भाजपा को छोड़ के। भाजपा में उनकी कोई जगह नहीं थी, तृणमूल छोड़ के वो उम्मीदवार बन गए। लेकिन जिस पार्टी ने उनको कहा था
आप बनिए। उसने बुलाया तक नहीं बात करने के लिए। और बीच में जो तृणमूल के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने ये भी कह दिया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में वो उनकी पार्टी न्यूट्रल रहेगी, वोट भी नहीं देगी। यानी कि विपक्षी एकता की अगर आप बात देखें तो वहाँ कोई एकता नहीं है, वहाँ कोई नेता नहीं है, वहाँ कोई जोड़ने वाला नहीं है, वो सिर्फ एक बातचीत है। शरद पवार ने कोशिश की, नहीं हो पाया। उनसे कहा कि आप राष्ट्रपति बनिए, मना कर दिया। उनको मालूम था कि उनको हारना अच्छा नहीं लगता। राजमोहन गांधी ने मना कर दिया। जिससे भी कहा गया सबने मना कर दिया। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर विपक्ष एक ऐसा प्रत्याशी नहीं पा सकता जिसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, जो उनके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लेवल के प्रत्याशी थे, तीनों अगर मना कर दें, तो आपको क्या लगता है कि कहीं उनके जो संदेश में कमी है, कहीं उनकी आशाओं में कमी है, संभावनाओं में कमी है, और अंत में जिनको साथ में लेके आए उनका राजनीतिक जो स्टेचर एक ज़माने में ऊपर रहा होगा, लेकिन आज की तारीख में विपक्ष बना सकती थी। क्योंकि चुनाव स्टेचर पर नहीं जीता जाता है समीकरणों पर। उन समीकरणों में ममता बनर्जी और इन लोगों ने कोई असर दिखाया नहीं कि उनके लिए ये जो चुनाव था ये महत्वपूर्ण था। तो विपक्षी एकता की बात जहाँ तक आ गई, वहाँ बहुत बात साफ हो गई है कि वहाँ कोई एकता नहीं है। वो सब अपने जो स्थानीय राज्य के समीकरणों के हिसाब से राष्ट्र के संदर्भ को देखना चाहते हैं, और उस तरह से जो है देश की राजनीति चलती नहीं। अब आप आइए उपराष्ट्रपति के चुनाव में, वहाँ भी जो मार्गरेट अल्वा ठीक है, अच्छी कैंडिडेट है, महिला भी हैं। कांग्रेस ने ये तय किया कि हम इस बार अपने कैंडिडेट का जो उनका नाम बाद में भेजेंगे, जब भाजपा भेज चुकी होगी नाम, वो भी हो गया। अब भाजपा ने एक धनखड़ जी का नाम लिया है। धनखड़ जी के सामने मार्गरेट अल्वा का जो अपना कद है बहुत ऊंचा है, राजनीति में बहुत ऊंचा है उनका कद धनखड़ जी के सामने, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। अंत में जीत समीकरणों से होगी, वोट से होगी। और ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई गुंजाइश नहीं है। वो तो अपने आप ही एक नाम मात्र के लिए सदस्य बनी, प्रत्याशी बनी है मार्गरेट अल्वा। तो जो ज़्यादा महत्व जो था राष्ट्रपति चुनाव का, ये था देखने में क्या विपक्ष साथ हमारे आएगा। दूसरा सवाल ये है कि राष्ट्रपति की हमारे समाज में भूमिका क्या है, राष्ट्र में, सरकार में भूमिका उसकी क्या है। ऐसे भी राष्ट्रपति का काम होता है कि जो सरकार कहे उसी के आधार पर से काम करना पड़ता है। जो प्रधानमंत्री कहेगा, जो कैबिनेट कहेगी, उसका काम करने का वही, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती कि वो अलग से काम करें। तो राष्ट्रपति की स्थिति बहुत ऐसी नहीं है, संवैधानिक जरूर है, उसके पास कुछ गुंजाइश होती है जब बहुत ही कोई क्रिटिकल मोमेंट हो, कुछ फैसले कर सकते हैं, जो उन फैसलों के लिए उनकी अपनी एक अहमियत है। तो आपने देखा किसी पार्टी के नेता ने कहा कि अब जब आप बन गई हैं, आपको मुबारकबाद देते हैं, शुभकामनाएं आपको देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको संवैधानिक ढंग से चलाएंगे। देखिए, वो ढंग जो भी हो संवैधानिक ही होता है, क्योंकि अगर कैबिनेट उस बात को कुछ कहती है तो अपने आप संवैधानिक बन जाता है। किसी बात को एक अलग नज़रिए से देखना, राष्ट्रीय दृष्टि से देखना, वो एकदम अलग बात है। उसके लिए कद बहुत ऊंचा होना चाहिए। अब मुर्मू जी के सामने कुछ बातें सोचने लायक हैं। इनका जब नाम जनता के बीच में आया, सबके बीच में आया कि इनका ये प्रत्याशी बनेंगी, तब से इन्होंने एक शब्द नहीं कहे हैं। यानी कि उन्होंने शुरुआत ही मौन से की है। मूक राष्ट्रपति मौन से शुरू कर रही हैं अपनी बात। एक उनका कोई इंटरव्यू था जो कि फ़ोन पे लिया गया था उड़ीसा टीवी का। उसके अलावा उनसे किसी ने बातचीत नहीं की, उन्होंने किसी से बातचीत नहीं की। एक तो ये बात है। तो जो उनको मालूम है कि बातचीत नहीं करनी चाहिए। उनको मालूम है कि उनके जो नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देते नहीं हैं, बातचीत नहीं करते हैं। वो जो कहना चाहते हैं वो कह देते हैं, लेकिन बातचीत नहीं करते, सुनते नहीं हैं। अखबार वालों से प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 साल में एक बार भी नहीं हुआ।
तो फिर मुर्मू जी क्यों करेंगी? उनको संदेश मिल चुका है इस बात का। तो वो बिल्कुल जैसे होता है पूरी विश्वसनीय 100% वही करेंगी जो उन्हें सरकार कहेगी। उनके पास, राष्ट्रपति के पास एक होता है मौका हर चीज़ को नापने का, वो भी नहीं नापा जाएगा इसमें। वो भी जो नापने का मौका मिलेगा वो भी उस पर सीधे रबड़ स्टैम्प। जैसे कोविंद जी का कार्यकाल देख लीजिए, किसी को याद भी नहीं आता है कि हमारे यहाँ कोई राष्ट्रपति था। उसके पहले अब्दुल कलाम को देखते आप, जनता चाहती थी कि वही राष्ट्रपति बने रहे हमेशा, क्योंकि उन्होंने जनता से बात की। वो भाषण देते थे, बाहर जाते थे, कुछ कहते थे। उनका लोगों का जो उनके प्रति प्रेम था वो इतना था कि जब हमने कई बार लोगों से गांव में पूछा कि हमारे प्रधानमंत्री कौन है, कहते अब्दुल कलाम। इस हद तक उनके साथ लोग अपने आप को उन्होंने उनके मन में जुड़े हुए थे अब्दुल कलाम कि लगता था कि एक प्रेम का रिश्ता है, एक संबंध ऐसा है जो भावनात्मक है। वो संबंध कोविंद जी के साथ कहीं बना नहीं। अच्छा, इससे ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं हुए जिनके साथ रिश्ता भावनात्मक हो। अब अगर आप देखें जो हमारे देश में राष्ट्रपति हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अगर आप जो ये 15वीं राष्ट्रपति हमारी मुर्मू जी हैं, तो 1575। और उसकी वजह यह है कि बीच में एक राष्ट्रपति को 5 साल से कम मिले थे, इसलिए। वरना 1950 से या 52 से राजेंद्र प्रसाद जी 10 साल तक थे वो। और उपराष्ट्रपति के नाम पे बोले हमीद साहब 10 साल थे, लेकिन राष्ट्रपति के नाम पे राधाकृष्णन ही 10 साल थे। उसके बाद सब लोग 5-5 साल रहे हैं। और उसमें से आपने देखा सिख भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे, दलित भी थे, अब आदिवासी हैं। तो इस जो राष्ट्रपति बनाने का जो है एक चिन्ह से बन जाते हैं, एक प्रतिबिंब है हमारे देश का, हमारे समाज का। और कोशिश यही रही है कि वहाँ सबसे नीचे सबसे ऊपर जो पहुँचने की बात है, हमेशा वो साबित करने की। उससे हम दुनिया को जताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ ये संभावनाएं हैं। हम राजनीति में तमाम चीज़ों को जो समीकरणों से ऊपर करके देखते हैं, एक तरह से देखिए तो एक बात वो भी है। लेकिन असलियत यह है कि ये सिर्फ चिन्ह बन के रह जाते हैं, प्रतिबिंब बन के रह जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ दिखता नहीं कि उस जगह पहुंचने के बाद राष्ट्रपति कुछ कर पाता हो। फ़खरुद्दीन अली अहमद की जो प्रशंसा होती है इस बात की कि उन्होंने इमरजेंसी पे साइन कर दिए थे। ज्ञानी जैल सिंह के साथ कई बार लगता है कि उन्होंने कुछ सरकार विरोधी काम करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए। तो आमतौर पे ये जगह ऐसी है जहाँ लोग शांत रहते हैं, और उसके लिए प्रधानमंत्री ने ऐसे चुना है जो उनका साथ देगा। एक ऐसा व्यक्ति जिससे कि उनको किसी तरह के विरोध की उम्मीद नहीं है। और एक जो जहाँ तक सवाल चिन्ह बनने का है, एक और नया चिन्ह मिल गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू में हमने एक परंपरा जारी रखी है, वो ये कि ये सभी सिंबॉलिक हैं, जगह हैं, और वहाँ ऐसे ही काम करने चाहिए जिससे वो सिंबल, उसका जो मतलब है, मजबूत होता रहे। तो वो राष्ट्रपति की जगह सबसे नीचे सबसे ऊपर तक पहुँचने की जो एक कल्पना है, उसको एक बार उसने फिर स्थापित कर दिया है। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।